जरूरी इसलिए है कि काफी ये जरूरी इसलिए है कि इससे जो है ना कंफ्यूजन है क्लियर हो जाती है, और आपको किस हिसाब से अपने टाइम को वैल्यू करके स्टॉक मार्केट पे उतना आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उतनी आपको अपनी जो दूसरी सलाहियतें हैं वो आपको इसके ऊपर खर्च करनी चाहिए। तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आगे फ्यूचर वाले ईयर्स के लिए आपके लिए आसानी होगी। तो कंसेप्ट ये है कि ट्रेडिंग या ओनिंग, कि आप ट्रेड करना चाहते हैं या किसी स्टॉक्स को ओन करना चाहते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ इसी एक कंसेप्ट को कवर करेगी, कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग में और ओनिंग के अंदर। यानी आप किसी चीज को ओन करते हैं या आप किसी चीज को ट्रेड करते हैं, तो इसमें फर्क क्या है, और ये क्यों, किसको करना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए। इसमें बेसिक तो डेफिनेशन तो यही आ जाएगी कि ट्रेडिंग है जहाँ पे गोल जो है वो आप कोई चीज बाय करते हैं और फिर उसको आपको सेल करना आपका गोल होता है। और जब आप किसी चीज को ओन करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने उस चीज को कीप करना है अपने लिए, आप उसको अपना एसेट बना रहे हैं, या कुछ भी आप उसको इस तरह से आप उसका अपने लिए अ, चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये स्लाइड्स वगैरह आपको सही क्लियर नजर आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये पहली मर्तबा मैं कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा इसका अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो ट्रेडिंग और ओनिंग में डेफिनेशन जो है वैसे यूजली अगर आप देखते होंगे तो आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन मिलती होगी। और इन्वेस्टिंग अगर आप गूगल करेंगे तो आपको डेफिनेशन ये मिलेगी कि किसी भी ऐसी चीज में आप इन्वेस्ट करें जिसकी बाय द टाइम वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस हो। यानी गारंटीड तो नहीं होती, लेकिन बाय द टाइम आप कोई भी ऐसा एसेट खरीदते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में इंक्रीज होती है। वो डायमंड हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकता है, वो रियल स्टेट हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे दो आपको अप्रोचेस नजर आती हैं, कि एक तो जो ट्रेडिंग है कि आप शेयर्स खरीदते हैं और फिर उसको आप बेचते हैं, वो सेकंड्स ट्रेडिंग जो है वो सेकंड्स के लिए दरमियान भी हो सकती है और वो सालों तक भी मुहित हो सकती है, और जिसको आमतौर पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं या लोग इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग होगी उसको लोग आमतौर पे इन्वेस्टिंग के तौर पे समझते हैं और उसकी ओनरशिप लेते हैं। उनका मकसद जो होता है कि वो एक वेल्थ जनरेट कर सके एक अच्छे रेट के ऊपर, और उसकी लेगेसी जो है वो छोड़ के जाएं, विरासत के तौर पे छोड़ के जाएं अपने डिपेंडेंट्स के लिए, या उनके अपने लिए आगे आने वाले वक्तों के लिए वो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाओ। इसमें उनको बेनिफिट मिलता है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। कंपनी उनको पे आउट्स देती है, बोनस देती है, राइट शेयर्स देती है, जो उनको मार्केट में चीप प्राइसेस के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर आपको मिलते हैं राइट शेयर्स। इसी तरह ग्रोथ के कंसेप्ट के ऊपर भी लोग जो है वो शेयर्स खरीदते हैं कि कंपनी कल को ग्रो कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे फर्क ये आ जाता है कि कुछ पीपल जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को रिस्की समझते हैं, तो उसमें लॉसेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को वो इन्वेस्टिंग का नाम देकर, जैसे मैंने पहले बताया, उसको वो सेफ ऑप्शन समझते हैं। तो यहाँ पर जो मैं डिफरेंस यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है उसको इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट के जुमरे में नहीं लाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे आप कोई ऐसी सरमायाकारी करते हैं जिससे आप न्यू किस्म की सर्विसेज या प्रोडक्शन गुड्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ नया कुछ क्रिएट करते हैं, तो उसको मैं सरमायाकारी कहता हूँ। अगर आप कोई पहले से बनी हुई चीज, आपको पहले से एग्जिस्टिंग चीज को खरीदते हैं और उसके खरीदने की वजह से, आपके खरीदने की वजह से कोई वैल्यू जनरेट नहीं होती, कोई अफादा जनरेट नहीं होता, तो वो सिर्फ एक ट्रेड ही है। तो जब आप स्टॉक्स किसी दूसरे पर्सन से खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, आपका पैसा जो है वो कंपनी के अंदर नहीं जा रहा होता। चाहे आप 20 रुपए के ऊपर स्टॉक खरीदें किसी कंपनी का, या 40 रुपए के ऊपर खरीदें, वो पैसा आपका कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाता।
वो सिर्फ उसकी प्राइस को इंक्रीज कर देता है, वो भी टेम्परेरी टाइम के लिए। कल को वो प्राइस गिर भी सकती है, कोई दूसरा पर्सन उस स्टॉक को नीचे की तरफ बेचेगा तो प्राइस गिर भी जाएगी, तो उससे कंपनी को कोई खास ऐसा कंपनी के बिजनेस कोर ऑपरेशंस के अंदर कोई फर्क नहीं आता। कंपनी की वैल्यू के ऊपर फर्क आ सकता है, लेकिन कंपनी की वैल्यू के ऊपर फर्क आने का मकसद ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस कम हो गया है। कंपनी अगर सेल्स कर रही है तो कंपनी की सेल्स कम नहीं होंगी। कंपनी की सेल्स सिर्फ और सिर्फ उसके ऑपरेशंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रोडक्शन की वजह से कम होगी, या मुल्क की हालात की वजह से कम होगी। तो यहाँ पर ये आपको कंसेप्ट करना जरूरी है कि अगर आप रियल टाइम, रियल मानों में, असली मानों, हकीकी मानों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप या तो कंपनी को आईपीओ जब हो रही हो, जब कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है, आप तब उस कंपनी में पैसा लगाएं, या जब कंपनी राइट्स इश्यूज करती है तब आप उसके अंदर पैसा लगाएं, या आप डायरेक्ट कंपनी के अंदर कैपिटल इंजेक्ट करें कंपनी के साथ डील करके, जैसे सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स देते हैं या डायरेक्टर्स देते हैं, या आप अगर अच्छा इक्विटी पोर्शन खरीदना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो वो रियल इन्वेस्टमेंट होती है। उसके अलावा जितनी भी आप शेयर्स खरीदते हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दे सकते। तो ये इसका असल डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग के अंदर आप कैपिटल गेन के लिए जाते हैं, वो चाहे आप 1 सेकंड के लिए जाएं, चाहे आप 10 साल के लिए जाएं, आपका मकसद ये होता है कि आपने शेयर्स खरीदने हैं और आपने बेचने हैं। ओनिंग के अंदर या होल्डिंग के अंदर आप शेयर्स खरीदते ही इसलिए हैं कि आप उस कंपनी का बिजनेस ओन करना चाहते हैं, या उसके एसेट्स होल्ड करना चाहते हैं, और उसकी ग्रोथ वैल्यू आप देखते हैं कि 10 से 15 20 सालों में एक कंपनी बड़ी कंपनी बन जाएगी और इसका आपको भी फायदा होगा। और अगर कंपनी अपने बिजनेस में से कुछ कमा पा रही है, तो वो बिजनेस में से प्रॉफिट आपको शेयर आउट, आप शेयर आपके परसेंटेज के बदले आपको वो डिविडेंड्स देगी, बोनस शेयर्स देगी या राइट शेयर्स देगी। तो इस तरह से ये डिफरेंस आ जाता है इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का और होल्डिंग का। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर उनके अंदर जिगर है तो फिर वो रियल मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट उनको करनी चाहिए, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम हो सके। तो यहाँ पे जो कोर डिस्टिंक्शन आ जाती है ट्रेडिंग और ओनिंग के कंसेप्ट के अंदर, वो यही है कि ट्रेडिंग के अंदर आप बाय टू सेल करते हैं कि आपने खरीदने हैं और फिर आपने बेचने हैं। ओनिंग या होल्डिंग के अंदर आपने बाय करने हैं और उनको कीप करना है। तो आपको स्टॉक्स, यहाँ पे फिर आपका डिफरेंस आ जाता है कि आपको स्टडी किस तरह की करनी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको मार्केट में स्टॉक्स का ट्रेडिंग बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा कि स्टॉक्स क्यों, किस वजह से ट्रेड हो रहे हैं, उनके अंदर फ्लक्चुएशन किस वजह से आती है, उनके अंदर स्टिमुलेशन किस वजह से आती है, बुलिश या बेरिश, उनके अंदर उतार या चढ़ाव किस तरह से आता है, और उनके अंदर जो वॉल्यूम्स आते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, वो कब कब आते हैं और क्यों क्यों आते हैं। तो आप उनको अगर रीड करते हैं तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी डिसीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओनिंग या होल्डिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें आपने बिजनेस को स्टडी करना है, फिर आपको इन डेप्थ रिसर्च की जरूरत है, फिर आपको मैनेजमेंट को स्टडी करने की जरूरत है कि कोई कंपनी खानदानी कंपनी है, विरासती कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका उसकी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। कल को अगर उसके हाई प्रोफाइल के जो मैनेजमेंट हैं वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं या वो कंपनी छोड़ देते हैं, तो क्या कंपनी सरवाइव कर सकती है? क्या कंपनी किसी एक खास फार्मूला के ऊपर बेस करती है या खास प्रोडक्ट के ऊपर बेस करती है? कंपनी का एक स्ट्रक्चर है, कंपनी की ओवरऑल जो है प्रेजेंस कंट्री के अंदर वो कितनी है? क्या कंपनी रीजनल कंपनी है? कंपनी एक खास इलाकाई खासियत की वजह से ही एक बिजनेस क्रिएट कर पाती है, या उसकी ओवरऑल एक प्रेजेंस है कंट्री के अंदर? कंपनी एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करती है कंट्री के अंदर? उसका ग्रोथ रेट क्या है? उसकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल कंट्री के अंदर से आता है, कंट्री के बाहर से आता है? कल को इंटरनेशनल या मैक्रो लेवल के ऊपर अगर चीजें बिगड़ती हैं तो उसका कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये जितनी भी इन डेप्थ रिसर्च आ जाती है, ये आपको सिर्फ तब करने की जरूरत है जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को अगले 20 25 साल ओनिंग की या होल्डिंग की नीयत से खरीदना चाहें तो आपको ये सारी रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने खाली ट्रेडिंग ही करनी है, स्टॉक्स को खरीद के बेचना ही है 1 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या इवन 3 4 साल के लिए भी, तो फिर आपको सिर्फ उतनी रिसर्च करने की जरूरत है ना कि मैक्रो लेवल पे क्या साइकिल चल रहा है कंट्री के अंदर। अगर 5 6 साल की नीयत से आप खरीद रहे हैं
आपकी ट्रेड का ये मकसद है, तो फिर आप कंट्री के साइकिल को समझें कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। अगला आपका जो पॉलिटिकल सेटअप है वो कब चेंज होगा, उसके चेंज होने से क्या मैक्रो मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, मुल्क की मैशत के ऊपर कोई असरात मरतब होते हैं या नहीं होते। क्या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस तरह से 5-5 साल के साइकिल्स आते हैं, या 10 साल के साइकिल आते हैं, या 20-20 साल के साइकिल आते हैं। तो आपको उस हिसाब से फिर रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए ये, और ये जरूरी क्यों है, ये डिफरेंस जानना, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। आपका टाइम वैल्यूएबल है ना। अगर आपका एक अकाउंट है 1 मिलियन का, या इवन 10 मिलियन का अकाउंट है, या 50 मिलियन का अकाउंट है, 5 करोड़ का अकाउंट है, तो जो क्या टाइम आपका है वो इस 50 मिलियन के टाइम से ज्यादा कीमती है, 50 मिलियन के अकाउंट से, या 5 मिलियन अकाउंट से, या 1 मिलियन के अकाउंट से। आप अपने दिन के कितने घंटे मार्केट के ऊपर स्पेंड करते हैं, अपनी लाइफ का, अपना थॉट प्रोसेस का, सोचने समझने का जो आपका टाइम है, वो आप किसके ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, ताकि आपका, अगर आपका डिफरेंस हो पता होगा आपके कॉन्शियसनेस के अंदर, तो फिर आप उस हिसाब से वैल्यू करेंगे और उस हिसाब से चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। फिर आपका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी उस तरह का होगा। तो दूसरा जो इसका मेन पर्पस आ जाता है कि गोल कैप्चर प्राइस मूव। ट्रेडिंग के अंदर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर, यानी अपनी स्किल्ड लाइफ के अंदर, जो आपकी एक एनर्जेटिक लाइफ स्पैन होता है 20 से 30 साल का, या 30 से 40 साल का, उस 5 से 10 सालों के अंदर आप कुछ अच्छा जनरेट कर सकें। जो ओनिंग या होल्डिंग आ जाता है, क्योंकि वो लॉन्गर टर्म के ऊपर होता है, तो उसमें फिर आप अपनी जो एंड लाइफ आपकी होती है उसके ऊपर आप डिपेंडेंट, उसके बारे में सोचते हैं कि आपके डिपेंडेंट्स या आपकी अपनी, जो जब इस तरह की कंडीशन हो, जब आप उतने हेल्दी नहीं रहे और आप एक तवील उम्री की तरफ जाएं, या आप मुअम्मर हों, जब जब आप एक ज़ोफत की तरफ जाएं, जब आप एक ज़यीफ हों, अ, तो फिर आपके लिए क्या चीजें हो, आपने पीछे कोई बिल्ड, आपने कोई लेगेसी अपनी बिल्ड की हो, विरासत के अंदर आप कुछ छोड़ के जाना चाहें, या आपके कुछ एसेट्स हो। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपकी कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, आपका कोई पेंशन फंड नहीं है, आपकी कोई भी इस तरह की चीजें नहीं डेवलप हुई, तो फिर आपने एसेट्स को इस तरह से ओन करना है कि वहां से आपको इनकम जनरेट होके रेकरेंस पेमेंट के तौर पर आपको मिल रही हो। तो आपने इस तरह से चीजों को खरीदना है। तो इसलिए लोग जो है वो डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स खरीदते हैं, यानी उन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं जिनकी मैनेजमेंट ने पिछले 5 6 10 15 20 सालों में ये चीज प्रूव की हो, ये चीज साबित की हो, उसकी एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री हो। तो फिर आप कंपनीज को उस तरह से करते हैं। फिर साथ में आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड एज में जिंदा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो आए दिन बदलती रहती है, तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने चीज़ों को देखना होता है कि कंपनी जो है वो, अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो क्या ये कंपनी ग्रो कर सकती है अगले आने वाले 25 30 35 सालों में, इसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आपने उन चीज़ों को देख के ये चीज़ें डिसाइड करनी है। उसके बाद टाइम फ्रेम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिंग में आप सेकंड्स टू ईयर्स ट्रेड करते हैं, और ओनिंग के अंदर तो फिर आपने अपने डेथ बेड तक चीज़ों को ओन करने की गर्ज से चीज़ों को खरीदना है। उसके अलावा कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसके ऊपर आप चीज़ों को रिलीज करना चाहें, या करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपकी नीयत जो है वो ऐसी होनी चाहिए, ताकि आप फिर उस हिसाब से स्टडी करें और अपना अकाउंट को उस तरह से मेंटेन करें। तो जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन से। अब ये मार्केट फ्लक्चुएशन जो है वो किस किस वजह से पैदा होती हैं, उन सारे फैक्टर्स का जानना जरूरी है आपके लिए, और उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी स्टडी करना आपके लिए जरूरी है। यानी रिजल्ट्स जब आते हैं तब आपको स्टिमुलेशन मिलती है मार्केट के अंदर, जब कोई इवेंट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, तो फ्लक्चुएशंस मिलती हैं। और एक नॉर्मल, जब सब कुछ नॉर्मल हालात चल रहे हो, तो वो स्टॉक्स किस तरह से ट्रेड करते हैं। और ट्रेड से मुराद ये है कि दूसरे लोग उनको कैसे ट्रेड कर रहे हैं, और आप एज एक्सपेक्टेटर पहले चीजों को देखते हैं, फिर आप पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, फिर आप प्लेयर बन जाते हैं। तो ओनिंग के अंदर, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूं, कि आप डिविडेंड्स और ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो ये अगर आपके माइंडसेट में क्लियर होगी बात, तो फिर ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इन सब चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जब आप ट्रेडिंग के लिए अपने माइंड को चूज कर लेते हैं, तो फिर आपको ये देखना है कि आप किस किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है
वो टोटल जो रिलाय करती हैं आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर करती हैं, या जिस पर्सन के साथ की जिसकी असिस्टेंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिपेंड करती हैं। उसके लिए जो हमारे पास टूल्स एंड टेक्टिक्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। वो आ जाते हैं चार्ट ट्रैकिंग के, आ जाते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, आप उस कंपनी या मार्केट या उस सेक्टर के न्यूज़ पे के ऊपर फोकस रखते हैं कि आए दिन क्या न्यूज़ आ रही हैं। अगर आपका रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होके आता है तो फिर आपको उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इस तरह से आप अगर मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं, जैसे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, जिसको इंट्राडे या चिप ट्रेडिंग कहते हैं, तो उसमें आपने मार्केट जब ओपन होती है तो आपने प्री ओपन को देखना है कि मार्केट में किस सेंटीमेंट से मार्केट ओपन हुई है, आपका सेक्टर कैसे ओपन हुआ है, और जिस स्टॉक के अंदर आप काम करना चाहते हैं उस स्टॉक के अंदर कितना कभी रुझान आगे डेवलप हो रहा है इंट्राडे के अंदर, और वो आगे एक दिन के अंदर कितना स्प्रेड आपको दे सकता है। जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अपर लॉक्स लगने का रुझान हमें नजर आता है। तो अगर आपको ये चीज पहले से आपने स्टडी करके रखी होगी तो फिर आप वो स्टॉक को प्री ओपन में अगर बाय करेंगे तो आप इसलिए बाय नहीं करेंगे कि आपने 15-20 पैसे के ऊपर वो स्टॉक बेच देना है। फिर आप इसलिए बाय करेंगे कि वो स्टॉक आज के दिन भी अपर लॉक लगा सकता है। तो आपको प्री ओपन में स्टॉक पकड़ना है, लेकिन आपको वो अर्ली सेशन के अंदर सेल नहीं करना। वो आपको स्टॉक ऑब्जर्व करना है और आपको अपर लॉक के लिए अपने आप को कंट्रोल रखना है कि अपर लॉक लगा के जाए, और ताकि आपके लिए और ज्यादा मार्जिन बने। तो ये अगर स्टडी पहले से आपने की होगी कि हर स्टॉक का पीछे की तरफ आपने उसका हिस्टोरिकल बिहेवियर आपने स्टडी किया हो, ऑब्जर्व किया हो, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। तो प्री ओपन में चीजों को पिक करने का पिक करने का तरीकाकार, और पिक क्यों करना है और किस रीजन से करना है, ये आपके माइंडसेट में पहले से ही डिसाइडेड हो। इस तरह डे ट्रेडिंग में आ जाता है कि आप चीजें खरीदते हैं और फिर आप क्लोजिंग में वो चीजें बेच के जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मिलियन का अकाउंट है और आपको नजर आ रहा है, आपका मुशाहिदा कहता है कि आज के दिन और पिछले एक हफ्ते से या इस करंट वीक के अंदर फूड सेक्टर के अंदर काम हो रहा है, तो आप बेट एक एक स्टॉक के ऊपर क्यों लगाएं जब आपको पता है कि 5-6 नाम हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं फूड सेक्टर के अंदर। तो आप फिर 5-6 स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेडिंग करें, आप पोजीशंस लें, और आपका गर्ज यही हो कि इनमें से जो भी स्टॉक अच्छा चल जाएगा उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन आपने उनको बेचना कब है? ड्यूरिंग द डे या क्लोजिंग तक आपने उनको बेच के चले जाना, ताकि कल के दिन आप किसी और सेक्टर के अंदर काम कर सके और आपके पास रिस्क कम हो, कि कल को उस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी आपको नहीं नजर आए, सेंटीमेंट नजर नजर नहीं आए, तो आपका पैसा स्टक नहीं हो। क्योंकि पैसा स्टक होगा तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज स्टक हो जाएंगी, आपके अगले आने वाले दिनों के लिए काम स्टक हो जाएगा। तो आप फिर उसको कंफ्यूज होकर उसको होल्डिंग या ओनिंग की तरफ ले जाएंगे। तो आपने जब ट्रेड्स करनी है तो फिर आपने उनको क्लोज भी करना है। इसके अंदर कुछ लोगों का ये माइंडसेट बना होता है कि अगर हम बार बार री बाय रीसेल करेंगे तो हम कमीशन जनरेट कर रहे होंगे, हम कास्ट जो है वो उसकी बढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेड कर रहे होंगे तो फिर वो कास्ट उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएगी। तो जब आप ये सारा कुछ कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है टैक्सेस की मद में, रेगुलेटरी इदारों को जा रहा है, ब्रोकरेज फर्म को जा रहा है, तो फिर अगर कोई शख्स आपको बार बार इनसाइट्स फराहम करता है स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए, और उसके कमीशन की वजह से अगर आपको कोई इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो आपने उनको इरोड करना है। उनको आपने स्पेस नहीं देना अपने माइंड के अंदर, बल्कि आपने कोशिश यही रखनी है कि आप एक्टिव ट्रेडिंग करें। इसी तरह आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग, कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप इंट्राडे टाइम नहीं देना चाहते, आपके पास दूसरे बिजनेस ऑपरेशंस हैं, आपके पास आपकी प्राइमरी जो जॉब है या प्राइमरी बिजनेस जो है उसको टाइम ज़्यादा चाहिए, और आप चीज़ों को स्लो पेस के ऊपर आप प्रोसेस करते हैं, यानी आपका थॉट प्रोसेस जो है वो प्रॉपर एक किस्म की एक रीजनिंग मांगता है, एक लॉजिक मांगता है कि मुझे ये ट्रेड्स क्यों करनी चाहिए, इनके पीछे स्टिम्युलेशन क्या है, इनके पीछे ट्रेंड क्या है, और मैं थोड़ा सा कम रिस्क ट्रेड करना चाहता हूँ कि पैसे कम लगाऊं लेकिन मुझे स्प्रेड ज्यादा मिले। तो उसके लिए आप स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसमें आपने मेच्योर टाइम फ्रेम्स को चूज करना है, उसमें आपने डेली टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम को भी चूज कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग
जिनके एक्सपोजर्स ज्यादा होते हैं वो पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, या वो हैवी अमाउंट्स हैवी क्वांटिटी के अंदर स्टॉक्स खरीदते हैं, या वो लॉन्गर पीरियड्स के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं। तो उसके लिए वो टाइम फ्रेम्स भी फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के लिए देखते हैं। उसके लिए जब उन्होंने किसी स्टॉक को हैवी अमाउंट में खरीदना है, हैवी क्वांटिटी में खरीदना है, तो फिर वो इंटरवल्स में खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं, किस्तों में खरीदते हैं, पोर्शंस में खरीदते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे खरीदते हैं। तो इसके लिए आप जो है अपने माइंडसेट को तैयार करें कि आपको किस तरह की स्टिमुलेशंस के ऊपर काम करना है। फिर आपके स्टडी और रिसर्च का जो फोकस है, जो जो कहते हैं कि आपको एक तरफ फोकस्ड होकर काम करना है, तो उस तरफ होना चाहिए कि आपने फिर उस चीज के लिए ही अपने आप को, वही न्यूज आप देखें, वही अनाउंसमेंट्स देखें डेली बेसिस पे, जो मार्केट की एंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, ओपनिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको देखें। रिस्क मैनेज करें। आपको अपना स्टॉक फंसाना नहीं है, अपना एक्सपोजर नहीं फंसाना, उस तरह से काम करना है। टाइमिंग और एग्जिट स्ट्रेटेजी आपकी, आपके आपने पूरी प्लान की हुई हो कि इंटरडे ट्रेड्स के लिए आपने कितने स्प्रेड के ऊपर काम करना है, और कितने प्रॉफिट के ऊपर आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये चीजें पहले से आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर डिसाइडेड हो। जब आपने ट्रेड करनी है और आप एक स्टॉक को घूमते हुए देख रहे हैं, उसके अंदर पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, तो उस टाइम पे आपने डिस्कशन में नहीं जाना, अपने दोस्तों के सर्कल में नहीं जाना, इधर उधर डिस्कशन में नहीं जाना। आपने सीधा आप अपनी कोटेशन पुट करें कि 10,000 स्टॉक्स आपने खरीदने हैं। उधर से आपने बाय किए, उधर से आपने, आपको लगता है कि यहाँ पे 15-20 पैसे फ्लक्चुएट हो सकता है, नीचे एक बाइंग लगाएं, एक ऊपर आप उसकी सेल प्राइस लगाएं, लिमिट प्राइस लगाएं, और बस उस ट्रेड को छोड़ दें। अब आपने एंट्री ले ली, अब बाकी का काम तो ट्रेडिंग का जो इन्वायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं, वो सारी करेंगी ना, कि पूरा दूसरे लोग भी हैं, वो उनको मौका, वो मार्केट को ऊपर नीचे करेंगे। तो अगर नीचे स्टॉक आएगा तो आपकी एवरेज हो जाएगी इंट्राडे, ऊपर जाएगा तो आपकी ट्रेड मुकम्मल हो जाएगी। इतना सिंपल रखें आप अपनी ट्रेडिंग ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग प्रैक्टिस को। इसी तरह अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें आपको इंट्राडे ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है। ऑफ टाइम में, दिन के आखिर में, रात में आप आए, स्टॉक्स को अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर आप उनके चार्ट्स को ट्रैक करें, लेवल्स बनाएं, और ऑफ मार्केट में अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दें। अगर आपके पास होल्डिंग मौजूद है स्टॉक्स की, तो उनके सेल प्राइसेस लगाएं अगर रेंजेस के अंदर आ रहे हैं। अगर आपके पास कैश मौजूद है, तो आप बाइंग के लेवल्स लगाएं, ऑर्डर्स लगाएं, और प्लेस कर दें और क्लोज कर दें एप्लीकेशन। और आपको इंट्राडे में वो फ्लक्चुएशन देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप ओनिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जाते हैं, आपका माइंड सेट ये है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को बिल्डअप करना है, जिसको लोग इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब इस कंसेप्ट को आपने अपने जहन के अंदर ओनिंग या होल्डिंग की तरफ लेके जाना है। तो ओनिंग के जैसे अंदर मैंने आपको बताया कि आपको डीप स्टडी करने की जरूरत है। फिर वाकई आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको होंडा अटलस के स्टॉक्स खरीदने की चाहिए या नहीं चाहिए। फिर वाकई आपको स्टडी करने की जरूरत है कि क्या उनकी मैनेजमेंट मॉडर्न एज को अडॉप्ट करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखती है, उनकी टेंडेंसी है इस तरह का काम करने की, या वो भी माजी का हिस्सा बन जाएगी अगले आने वाले 10-15 सालों के अंदर। अगर उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो मार्केट का बड़ा शेयर वो कंट्री के अंदर लूज कर देंगे, और उसकी निस्बत छोटी छोटी कंपनीज जो हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर उनकी मार्केट को जो है वो कवर कर लेंगी। मतलब जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कि जहाँ पे सब मार्केट कंपटीटर्स के लिए मौके सबके लिए बराबर होते हैं। तो लेकिन अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगी, तो वो फिर इस रेस में पीछे रह जाएगी। तो वहां पर आपको बिजनेस डिटेल में, डेप्थ में जाकर रिसर्च करने की जरूरत होती है। तो इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आपको पास 3-4 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेट ओनिंग स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। कि आप वन टाइम पैसा लगाना चाहते हैं, वन टाइम पैसा लगाएंगे तो फिर आपको डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स खरीदने हैं, ताकि वो ओवर द इयर्स, पहले साल से ही आपको रिकरेंस पेमेंट्स करना शुरू कर दें, और आपके अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो आना शुरू हो जाए। फिर चाहे तो आप उसको री इन्वेस्ट करें, चाहे तो आप उसको कंज्यूम करते रहें। तो इसी तरह अगर आपके पास पैसा जो है वो आ रहा है, यानी और आप सेविंग करना चाहते हैं, तो फिर आप एसआईपी के लिए जा सकते हैं, डॉलर कास्ट एवरेजिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा कभी कभी आता है और आपके पास फ्लक्चुएशन भी है मार्केट की, तो एक अच्छी वैल्यू, फेयर लेवल के ऊपर आप, जिसको वैल्यू कास्ट एवरेजिंग कहते हैं, तो वहां पर आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। गर्ज आपकी यही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीदें, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को खरीदें, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को कवर करें,
ताकि बैलेंस पोर्टफोलियो आपका बनता रहे। और जब तक के अल्टीमेटली ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके कंट्री का मैक्रो हालात खराब नहीं होंगे, तब तक स्टॉक मार्केट के अंदर खराबी नहीं आएगी, तब तक आपके पोर्टफोलियो के अंदर खराबी नहीं आएगी। तब तक आपको कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि जब आपको कोई कंपनी कोई बिजनेस लॉन्च होता हुआ नजर आता है, कि वो अच्छे बिजनेस स्केल के ऊपर लॉन्च हो रही है, तो आप उसकी आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आपके लेगेसी बिल्ड करते हुए आपने अपना माइंड सेट ये रखना है, और फिर उस हिसाब से आपने रिसर्च और स्टडी करनी है, और उस हिसाब से अपना टाइम स्पेंड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसके लिए। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, कि ये कुछ ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ आपने लेवल्स फाइंड आउट करने होते हैं। कोई भी एक पेयर ऑफ इंडिकेटर्स के ऊपर आप अपनी सेटिस्फैक्शन जो है वो शो करके अपने आप को, यानी जहां पर जो सिग्नलाइजेशन आपको समझ में आती है, तो उसके ऊपर आप ये काम करके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फिर आप लेवल जो हैं वो निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हुए हैं। अपना टेक्निकल एनालिसिस 20 पीरियड्स, 200 पीरियड्स मूविंग एवरेज और 500 पीरियड्स मूविंग एवरेज के साथ, और साथ में अगर कोई स्टॉक पुल बैक की तरफ आपको लगता है, तो उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की सेटिंग जो है वो, उसके ऊपर हम लेक्चर मुकम्मल कर चुके हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अ, उसके बाद अगला जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। जब आप किसी बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आपको उनकी मुख्तलिफ रेशोज को समझना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर आपको कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता हो इन तमाम रेशोज का, ताकि आप एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे सेक्टर में से एक अच्छी कंपनी को कंपैरेटिव एनालिसिस करके निकाल सकें। इसके लिए बेसिक बेसिक जो पी रेशोज होती हैं, उन सब पे आप काम करेंगे, जैसे पी रेशो, डेट इक्विटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है किसी कंपनी के ऊपर, तो वो सारी चीजें आपने देखनी होती हैं, वो जो कंपैरेटिव एनालिसिस में चीजें कवर अप हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है कि मार्केट रिस्क्स क्या है। तो मार्केट रिस्क्स जो है वो हमेशा रहते हैं, वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में रहती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो ट्रेड हो रही होती है मार्केट में, तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जब उनके अंदर कोई ना कोई तब्दीलियां पैदा होती रहती हैं इंटरनेशनल वजूहात के बिना के ऊपर, तो फिर वॉलेटिलिटी मार्केट में अवेलेबल रहती है हमें। इसी तरह लॉन्गर पीरियड के अंदर सिर्फ तभी हमें चीजें कमजोर होते हुए या मजबूत होते हुए नजर आती हैं, जब बड़े लेवल्स के ऊपर इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आ रहे हों, रिसेशन आ रहा हो इकोनॉमी का, या बहुत ही ग्रोथ पीरियड चल रहा हो, इकोनॉमिक बूम और बस्ट के साइकिल चल रहे हो, तो वहां पर हमें इस तरह की चीजें नजर आ सकती हैं, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए फिर इस बात पे पहुंचती हैं कि आप अब चेंजेस कुछ कर सकते हैं। तो जब आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो उसके अंदर आपने यही चीजें देखनी है कि आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाएं। आप प्रॉपर जो है चीजों को देखें, बैलेंस रखें रिस्क को। अगर आपने एक्यूमुलेट करने हैं स्टॉक्स, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप एक ही कंपनी के स्टॉक्स को ज्यादा सारा खरीद लें। आप बैलेंस तरीके से खरीदना शुरू करें, मुख्तलिफ स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, ताकि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिकली बिल्डअप हो सके। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन थी। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग होती है, तो आपको ट्रेडिंग को उस तरह से ही रिसर्च करने की ज़रूरत है, और अपने पोर्टफोलियो को भी उस तरह से ही बनाने की ज़रूरत है। जबकि रियल इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो सिर्फ तब होगी जब डायरेक्टली आप फंडिंग करेंगे प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या आईपीओ के थ्रू आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और डायरेक्ट आप कैपिटल इंजेक्ट करते हैं, सिर्फ उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइंड सेट जो है, तो वो दोनों को डिफरेंट हो जाता है, ट्रेडर्स का और ओनर्स का। एक्टिवली एडजस्ट पोजीशंस, सीक अपॉर्चुनिटी इन वोलेटिलिटी, और ओनर्स जो है वो पेशेंटली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड वेल्थ ट्रांसफर।
तो वो उस बात पे फोकस करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो किसको देखना जरूरी है? जब जब तो इवेंट आ रहा हो तब तब तो ट्रेडर को देखना जरूरी होते हैं, ताकि ट्रेडिंग वोलेटिलिटी को वो इंजॉय कर सके। लेकिन ओवरऑल ये लेकिन ओवरऑल ये देखने की जरूरत होती है उन लोगों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स को ओन करने के लिए या होल्ड करने के लिए खरीदते हैं। उनको लॉन्ग टर्म पीरियड्स के अंदर इन चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद यह है कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास इनोवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो जो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जो है सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्लियर सेटलमेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्लियर आपके पास एग्जीक्यूशंस आ रही हैं और फास्ट एग्जीक्यूशंस आ रही हैं। तो और आप फास्ट फीचर्स जो हैं, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, इस तरह के फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इस बात का ये हुआ कि बोथ स्ट्रेटजीज जो हैं वो उससे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके माइंड सेट के अंदर क्लैरिटी ज़रूरी है, उसके लिए उतना रिस्क टॉलरेंस ज़रूरी है, उतना टाइम कमिटमेंट ज़रूरी है, और आपके फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो भी उस हिसाब से ही होने चाहिए। तो ये एक तरह की थी प्रेजेंटेशन, जो आई होप कि आप सब लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, उनका कंफ्यूजन जो है उसने दूर की होगी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेके। क्योंकि कई लोग ट्रेडिंग का कंसेप्ट को अभी भी गलत लेते हैं। उनके नज़दीक कुछ ट्रेड्स ऐसे होती हैं कि जो रिस्की होती हैं, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड कर ली या फास्ट ट्रेड्स कर ली तो वो उनको वो अच्छा पॉजिटिव नहीं गिरदानते। जबकि उसी स्पेकुलेटिव कंसेप्ट के ऊपर और उसी स्पेकुलेशन के साथ अगर आप दिनों के अंदर ट्रेड करते हैं तो उनको वो अच्छा गिरदानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो भी ट्रेडिंग ही है। तो अगर किसी में हिम्मत है, जिगर है, तो वो फिर होल्डिंग और ओनिंग की तरफ जाए और उसके भी ऊपर वो रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें वो प्रोड्यूस कर सके, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।